डियर स्टूडेंट्स, आधुनिक भारत में के आर्थिक इतिहास में आज हम लोग का टॉपिक है कृषि का व्यवसायीकरण, कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स। ये अति महत्वपूर्ण विषय है इतिहास का। इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि उत्पाद है, क्योंकि बाकी की दोनों गतिविधियां यानी द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र यानी उद्योग और सेवा क्षेत्र इसी प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि पर निर्भर है। प्राचीन काल से हमारे देश की यह जो व्यवस्था है वो इसी रूप में चली आ रही है कि हमारे देश के अर्थव्यवस्था का मुख्य मेरुदंड कृषि रहा है, आज भी कृषि है। उद्योग और सेवा क्षेत्र की महत्व बढ़ जाने के बावजूद भी कृषि ही आधारभूत अर्थव्यवस्था का आधार इसलिए है कि अगर कृषि उत्पाद समाप्त हो जाए तो वैसी परिस्थिति में जो उस पर आधारित जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है वो स्वयं धराशायी हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में कृषि से संबंधित जब इतिहास का अध्ययन हम लोग करते हैं तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ इस रूप में भी महत्वपूर्ण है कि कृषि के प्रति जो नीतियां सरकारों के द्वारा अपनाई जाती हैं वो कृषि के विकास और अवनति का आधार बनता है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो पारंपरिक कृषि संरचना हमारे देश की थी उसको अंग्रेजों ने छिन्न भिन्न कर दिया और उसकी परिणति ये हुई कि कृषिगत उत्पाद के माध्यम से भारत जो एक संपन्न देश प्राचीन काल से मध्यकाल तक बना रहा वो ब्रिटिश काल में जो है एक विपन्न देश में परिणत हो गया। और कृषिगत या कृषि के क्षेत्र में जो यह विपन्नता आई वो विपन्नता कैसे आई? तो विपन्नता ब्रिटिश शासन की एक नीति से आई, पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से आया। और वो पॉलिसी क्या था? द कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी कृषि का व्यवसायीकरण। क्या है कृषि का व्यवसायीकरण और अंग्रेजों ने कृषि के व्यवसायीकरण को कैसे भारत में लागू किया और इसके क्या परिणाम हुए, ये तीन चीज हम लोग इस आज के क्लास में देखने जा रहे हैं। पहला देखेंगे कि कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप के मीनिंग्स क्या है। दूसरा देखेंगे कि अंग्रेजों ने कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स कैसे किया, यानी कौन कौन सी नीति अपनाई जिसकी वजह से कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। और तीसरा चीज ये पढ़ेंगे कि इस कृषि के वाणिज्यीकरण से या कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप से भारत पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा। क्लियर? ये प्रश्न या यह विषय इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आज वर्तमान स्वतंत्र देश की सरकार के द्वारा भी कृषि के संबंध में नीतियां बनाई जा रही। तो इतिहास हमेशा समसामयिक होता है। इतिहास सिर्फ भूत का वर्णन है ऐसा नहीं है। तो इतिहास के इस गुण या विशेषता के आधार पर यह प्रश्न आपसे सिविल सर्विस में किया जा सकता है कि अंग्रेजों ने जो नीतियां अपनाई वर्तमान सरकार के नीतियों के तुलना में वो कैसी भिन्न थी, या वर्तमान सरकार की नीतियां पूर्व के ब्रिटिश सरकार के कृषिगत नीतियों से कैसे भिन्न थी। तो ये जब इस अध्ययन को आप पूरा कर लेंगे तब अपने आप जो है आपके पास वो सामर्थ्य आ जाएगा कि आप उस समय के कृषि के व्यवसायीकरण को और आज के कृषिगत व्यवस्थाओं को आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। क्लियर? तो शुरू करते हैं कृषि का व्यवसायीकरण ब्रिटिश काल में। तो जहां तक कृषि के व्यवसायीकरण का अर्थ है, हम लोग जब ये बोलते हैं कि कृषि का व्यवसायीकरण तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ सिंपल सा ये होता है कि बाजार में बिक्री हेतु बाजार में बिक्री हेतु
कृषिगत वस्तु का उत्पादन। ठीक है, तो यदि कृषि के व्यवसायीकरण का अर्थ हम लोग जानना चाहें तो इसका सिंपल सा अर्थ होता है कि हम कृषि में जिस भी उत्पाद का उत्पादन कर रहे हैं या जमीन से कोई भी फसल पैदा कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य ये है कि हम इसको फसल करके उपभोग नहीं करेंगे, यानी स्वयं नहीं खाएंगे, बल्कि इसको बाजार में बेच देंगे। अगर कृषि में पैदावार इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि कृषिगत वस्तुओं को बाजार में बेच दिया जाएगा तो यही कृषि का व्यवसायीकरण कहलाता है। अब जब ये बात कही गई तो आपके दिल में स्वमेव यह प्रश्न उठेगा कि क्या इसके पहले कृषिगत वस्तुओं को बाजार में नहीं बेचा जाता था? अंग्रेजों से पहले लोग सिर्फ खाने के लिए ही कृषि का उत्पादन करते थे। तो इस पर यदि दृष्टि डालते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत हद तक इस प्रश्न का उत्तर हाँ में है। बहुत हद तक इस प्रश्न का उत्तर हाँ में इसलिए है कि प्राचीन काल से मध्यकाल तक किसान जो उत्पादन करते थे तो उत्पादन का उद्देश्य यह होता था कि हमें भूख लगी है, हमें खाना चाहिए और उसके लिए हम कृषि से अन्न उपजा रहे हैं, यह मूलभूत उद्देश्य था। और जनसामान्य का जीवन स्तर का यहां अर्थ यह है कि भूख के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का प्रयोग उसकी तुलना में काफी कम था। जैसे लोग कम कपड़े पहनते थे, लोग कम यातायात करते थे, विलासिता की वस्तुओं का बहुत अल्प प्रयोग होता था। विलासिता की वस्तुओं का प्रयोग होता भी था तो राजे महाराजे करते थे। शिक्षा बहुत पारंपरिक रूप से दी जाती थी। जो अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुएं थी वो बहुत पारंपरिक रूप से बनाया जाता था और जजमानी प्रथा के आधार पर बनाया जाता था। तो इक्विपमेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो मूलभूत जो ग्रामीण संरचना था वो आत्मनिर्भर भारत की ओर इशारा करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसानों को या उस समय के लोगों को पैसे की जरूरत नहीं पड़ती थी। पैसे की जरूरत पड़ती थी सिर्फ एक चीज के लिए, और वो चीज क्या था? टैक्स भूमि कर देने के लिए। बहुत सारे राजाओं ने भूमि कर के रूप में अनाज को ही लिया। तो जब अनाज को लेते थे तो भी पैसे की जरूरत नहीं पड़ती थी। और जिन राजाओं ने अपने समय में पैसे के रूप में भूमि कर को लिया तो उस समय जो है वो अनाज को बेचा जाता था सिर्फ भूमि कर चुकाने के लिए। बाकी सामानों के अन्य जैसे उपभोग के सामान मान लिया जाए, साबुन है, नमक है, ये सब चीजों की जो जरूरत पड़ती थी तो गांव के बनिया जो होते थे वो अनाज के बदले ही इन चीजों को प्रदान कर दिया करते थे। आज भी बहुत सारे गांव में जो इंटीरियर गांव है वहां आज भी ये प्रचलन आपको देखने को मिलेगा, ये खत्म नहीं हुआ है। तो इस तरीके से कहा जाए कि ब्रिटिश पीरियड से पूर्व का जो भारत था उसमें ग्रामीण आत्मनिर्भर था और अनाज का उत्पादन अधिकांशतः उपभोग के लिए होता था, बिक्री के लिए नहीं होता था। बिक्री उसी शर्त पर होती थी कि यदि भूमि कर देना हो। बाकी अन्य वस्तुओं की आवश्यकता बहुत अल्प थी लोगों की। लोगों का जीवन जो है वो बहुत विलासितामय वस्तुओं के प्रयोग के आधार पर नहीं चलती थी, बल्कि अल्प आवश्यकताओं के आधार पर चलती थी। और वो अधिकांश अल्प आवश्यकताएं जो थी वो जजमानी प्रथा के माध्यम से ग्राम में ही पूरी हो जाया करती थी। जब अंग्रेज आए तो ऐसी परिस्थिति नहीं रही। क्यों नहीं रही? कि अंग्रेजों के आगमन के बाद
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक नए विचारधारा का भी आगमन हुआ, और वो विचारधारा था पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का अर्थ क्या है कि हर उत्पादन को लाभ के दृष्टिकोण से देखना, हर कार्य को लाभ के दृष्टिकोण से देखना, और हर उत्पादन, हर कार्य से पैसा कमाना। तो ये जो मनोवृत्ति होता है कि हर उत्पादन, हर कार्य के आधार पर पैसा कमाना, हर क्रिया के आधार पर पैसा कमाना, तो इसी को हम लोग कैपिटलिज्म या पूंजीवाद के नाम से जानते हैं। पूंजी पहले भी थी, ऐसा बात नहीं था कि पूंजी पहले नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ लाभ के लिए था, वस्तु के विनिमय में लाभ कमाने के लिए। उसके हर आधार पे लाभ कमा करके पूंजी जमा करना नहीं था। पूंजी जमा करने का उद्देश्य जिस दिन से पैदा हुआ, उसी दिन से पूंजीवाद पैदा हुआ। तो अंग्रेज भारत में आए थे इसलिए कि हम अधिक से अधिक लाभ कमा करके पूंजी जो है बनाएं, और इस पूंजी का निवेश अपने देश के औद्योगिकरण में करें, अपने देश के औद्योगिक विकास में करें। और इसलिए उन्होंने भारत के अर्थव्यवस्था का पूंजीकरण किया, कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की। तो इसका प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ा, तो कृषि के क्षेत्र में पड़ा। पहले अंग्रेजों के आगमन से पहले हमारे कृषिगत उपाय पूंजीकरण के शिकार नहीं हुए थे, लेकिन अंग्रेजों के आगमन के बाद हमारे जो कृषिगत उत्पाद थे वो पूंजीकरण के शिकार हो गए। और जैसे ही कृषिगत उत्पाद पूंजीकरण के शिकार हुए, वैसे ही कृषि में व्यवसायीकरण है, यानी अब उत्पादन जो है व्यवसाय के साथ जुड़ गया, बिक्री के साथ जुड़ गया। क्लियर? तो देखिए, ये जो मनोवृत्ति आई कि बाजार में बिक्री हेतु कृषिगत वस्तुओं का उत्पादन, तो ये वास्तव में एक आधुनिक, या कह लीजिए आप कि एक आधुनिकता का परिचायक था ये, यानी कृषि के क्षेत्र में आधुनिकता आ रही है। आधुनिकता का मतलब कुछ नए परिवर्तन के साथ हम कृषि का और अच्छा प्रयोग करने जा रहे हैं। ये नेगेटिव सेंस में नहीं था, ये पॉजिटिव सेंस में था, क्योंकि ब्रिटेन ने या यूरोपीय देशों ने अपने यहां जो कृषि का व्यवसायीकरण किया, उससे ब्रिटेन को लाभ हुआ। ब्रिटेन एक विश्व शक्ति बन गई। लेकिन वही ब्रिटेन के द्वारा जो भारत में कृषि का व्यवसायीकरण किया गया, तो उससे भारत और परतंत्र हो गया, और निर्धनता आ गई, और बेरोजगारी आ गई। तो इस नीति को समझने का जरूरत है कि कृषि के व्यवसायीकरण के क्षेत्र में जो आधुनिक विचारधारा या जो आधुनिकता का समावेश हुआ, वो ब्रिटेन में किस प्रकार से हुआ और भारत में किस प्रकार से हुआ। दोनों जगह व्यवसायीकरण हुआ, ब्रिटेन में भी हुआ और भारत में भी हुआ। व्यवसायीकरण का अर्थ हमने क्या बताया कि बाजार में बिक्री हेतु, यानी ब्रिटेन में भी कृषि उत्पाद को बाजार में बेचा गया, भारत में भी कृषि उत्पाद को बाजार में बेचा गया। लेकिन ब्रिटेन में जो बेचा गया उससे ब्रिटेन को लाभ हुआ, और भारत में जो बेचा गया वो भारत को हानि हुई। इस राज को हम लोग को समझना है। यहीं पर पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट उजागर होती है। यहां पर यह साबित होता है कि नीतियां किस तरीके से किसी देश को निर्धन बनाती है, और नीतियां ही किस तरीके से जो है किसी देश को साधन संपन्न या सुखी बनाती है। तो ये जो आधुनिकता आया किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। ये असमान रूप से आया। क्या आया? असमान रूप से आया। और कैसे? तो ब्रिटेन में अलग आया और भारत में अलग आया। हम जब तक तुलना नहीं करेंगे तब तक चीजों को समझ नहीं पाएंगे।
ब्रिटेन में अलग आया और भारत में अलग आया। अब कैसे वो देखना है। तो ब्रिटेन में जो कृषि का आधुनिकीकरण है कृषि के क्षेत्र में, वो इस रूप से आया कि वहां यंत्रों, सिंचाई, उन्नत साधनों और कृषकों को उचित मूल्य प्रदान किया गया। ये सारी चीजें क्या कराई गई, उपलब्ध कराई गई। ठीक है। इससे क्या हुआ कि कृषकों को भी, कृषकों के आय में भी वृद्धि हुई, प्लस ब्रिटेन के अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि हुई, प्लस ब्रिटेन का जो समाज था वो सशक्त बना। ठीक है। इसके विपरीत अगर भारत में हम देखते हैं तो यंत्रों, सिंचाई, उन्नत साधनों और कृषकों को उचित मूल्य नहीं मिला। उचित मूल्य अनुपलब्ध रहा। ये सारी चीजें क्या रहा, भारत में अनुपलब्ध रहा। अब इसके परिणाम क्या हुए, तो कृषक निर्धन हो गया और भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई, प्लस भारतीय समाज विभेदित हो गया, यानी बट गया। ये आपको समझना होगा इस चीज को कि बाजार में ब्रिटेन में कृषि उत्पाद को भी बेचा गया और भारत में भी कृषि उत्पाद को बेचा गया। मतलब दोनों जगह कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। ठीक है। हमने कहा कि कृषि के व्यवसायीकरण का क्या अर्थ होता है, तो अगर उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाए, कृषिगत उत्पादन अगर बाजार में बेचने के लिए किया जाए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कृषि का व्यवसायीकरण। यही ना डिफिनेशन हुआ। अब देखिए कि ये वास्तव में एक अच्छा विचार था, ये कोई बुरा विचार नहीं था, क्योंकि इससे आधुनिकता आती है और आधुनिकता एक अच्छा विचार है। कौन नहीं बोलेगा कि आधुनिकता है। आधुनिकता का मतलब क्या हुआ कि जो परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन के अनुरूप वस्तुओं का हम उपभोग कर रही आधुनिकता है। जिस दौर में जो चीज उपलब्ध है, विकास के लिए जो साधन उपलब्ध हैं, उन साधनों का यदि हम इस्तेमाल करते हैं
इसका मतलब कि हम आधुनिकता का पालन कर रहे हैं। और उस कंटेक्स्ट में अगर हम उस दौर में अगर प्रचलित विकास के प्रतिमानों को हम नहीं मानते हैं तो हम विकास में पिछड़ जाते हैं। तो जो उस कृषि के क्षेत्र में उस दौर में जो चीजें आ रही थी उन चीजों को अपनाना ही कृषि के क्षेत्र में आधुनिकता थी। तो उसमें जैसे ही आधुनिकता आएगी तो वैसे ही उसकी एक निचोड़ विशेषता बन जाएगी कि अब कृषि में जो सामान पैदा हो रहा है वो सिर्फ खाने के लिए नहीं हो रहा है बल्कि बिक्री के लिए भी हो रहा है। अब जैसे छोटा सा मिसाल ऐसे लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है मिट्टी का जो है चूहा बना रहा है, मिट्टी का बिल्ली बना रहा है, अपने खेलने के लिए बना रहा है, अपने घर में खेलने के लिए बना रहा है बच्चों लोग। उससे उसको कोई उसके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हो रहा है। लेकिन वही बना रहा है और कोई उससे खरीद ले कि हमारे बच्चा के लिए दे दो, ये इतना पैसा ले लो, और फिर यही काम वो कंटिन्यूअस करता रहे, तब क्या हो जाएगा? उसके जीवन स्तर में सुधार हो जाएगा क्योंकि उसके घर में पैसा आने लगेगा। तो यही चीज कृषि के क्षेत्र में हुआ। अभी तक उत्पादन सिर्फ इसलिए हो रहा था कि उपभोग के लिए। अब क्या होगा कि उत्पादन जो है उपभोग के साथ साथ बिक्री के लिए भी। तो बिक्री जैसे ही होगी तो कृषकों के घर में धन आएगा। धन आएगा तो उसकी अनावश्यकताओं की पूर्ति होगी। अनावश्यकताओं की पूर्ति होगी, नए नए सामानों का इस्तेमाल करेगा। तो यही तो आधुनिकता है। तो कृषि का वैश्वीकरण का जो सबसे बड़ा परिचायक उसका है कि उससे आधुनिकता आई। किस क्षेत्र में आया भाई? तो कृषि के क्षेत्र में। लेकिन लाया कौन? तो अंग्रेज लाया, दोनों जगह। इसको लाने वाला जो ये जो आधुनिकता था, इसको लाने वाला कौन थे? अंग्रेज थे। दोनों जगहों पे, ठीक है। लेकिन ये जो लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, ये असमान रूप से लाया गया, अनइक्वल रूप से लाया। यही पर था कि कृषि के क्षेत्र में उसने द्वैध नीति अपनाई, ड्युअलिस्टिक अपनाई। ब्रिटेन में अलग नीति अपनाई और भारत में अलग नीति अपनाई। इसको आपको समझना होगा। और इसको अगर क्लास में बढ़िया से समझ गए तो फिर आप जैसे चाहिए इसको लिखिए। सिर्फ लेखन शैली का विकास कर लीजिए तो आप ऐसे ऐसे बिंदु को जो है बहुत अच्छे ढंग से आप लिख सकते हैं। तो आधुनिकता लाने के लिए अंग्रेजों ने अपने देश यानी ब्रिटेन में क्या किया? तो नवीन नवीन यंत्र का इस्तेमाल किया, सिंचाई के साधन उपलब्ध किए। जो भी उन्नत साधन थे, हमने उन्नत साधन यहां पर इसलिए इस्तेमाल किया कि जैसे पहले जो बीज होता था, वो जो फसल पैदा हुआ तो उसी को थोड़ा सा रख दिया और अगले साल बीज के रूप में इस्तेमाल किया। तो ये बहुत उन्नत किस्म नहीं थी। इसमें कुछ लोगों ने परिवर्तन किया और उनको जानकारी थी और भी साधनों का इस्तेमाल किया उसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे चीजों का जब इस्तेमाल किया, यंत्र, सिंचाई, उन्नत साधन का, तो उससे कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई। अब जब उत्पादन में वृद्धि हुई कृषिगत, तो उसका मूल्य किसको मिलना चाहिए? कृषकों को। तो वहां दे दिया। जितना लागत लग रहा है और उस लागत से बढ़ करके वहां कृषकों को मूल्य मिला, ताकि कृषकों का जीवन स्तर जो है वो ऊंचा रहे और वो अगले वर्ष और सामर्थ्य और शक्ति के साथ जो है वो खेती करे। और इसका परिणाम यह कि इसके वजह से हमारा समाज समता मूलक बनेगा। हमारे समाज में जो है असमानता नहीं रहेगी। अगर यहां पर वो लोग उचित मूल्य नहीं देते तो फिर यहां भी समाज में असमानता उत्पन्न हो जाती है और असमान समाज जो है एक विकसित देश नहीं बना सकता है। यह सबसे बड़ा, यानी अर्थव्यवस्था में जो नीति अपनाई गई ब्रिटेन के द्वारा अपने देश में, उससे उसके समाज पर भी प्रभाव पड़ा और समाज से ही राज बनता है। तो समाज जब शक्तिशाली हुआ तो ब्रिटेन एक राज्य के रूप में भी शक्तिशाली। कितना छोटा सा बिंदु है जिस पर उन लोगों ने ध्यान दिया। बात को समझिए। विचार ही शासन करता है, व्यक्ति शासन नहीं करता है। यहां पर वैचारिक आधार पर उसने क्या नीति अपनाई, यहां क्या अपनाएगा, देखिएगा दोनों का अंतर। तो इससे जो कृषि में लगे हुए लोग थे उनका भी मनोबल ऊंच रहा, वो भी उन लोगों के समतुल्य रहे जो उद्योग में लगे हुए थे।
वो भी उन लोगों के समतुल रहे जो शासक वर्ग थे, क्योंकि लोगों के महत्व का अंदाजा धन से लगता है, तो धनी ये भी थे। अब जब ये हो गया तो ये उपलब्ध कराए, तो उससे कृषकों के आय में वृद्धि हुई। अब कृषकों के आय में जब वृद्धि हुई तो ब्रिटेन का अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई, क्योंकि प्राथमिक उत्पाद अगर आपका मजबूत रहेगा तब भी यह अर्थव्यवस्था का नियम है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र आपका मजबूत होगा। तो प्राथमिक उत्पाद का कमजोर होने का सबसे बड़ा आधार क्या है कि कृषि मूल्य मत दीजिए, लागत मूल्य मत दीजिए, यही मेन टेक्निक है। कृषि अपने आप जो है वो डिक्रीज करने लगेगा, जीवन निर्वाह वाले स्तर पे पहुंच जाएगा, कृषि का औद्योगिकरण नहीं हो पाएगा। लेकिन आप देते हैं तो उससे आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो समाज का भी इक्वल डेवलपमेंट होगा। समाज का इक्वल डेवलपमेंट अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, समाज का इक्वल डेवलपमेंट देश को मजबूत करता है। तो इस तरीके से ब्रिटेन में जो कृषि के क्षेत्र में नीति अपनाई गई वो आधुनिकता के अनुरूप था, इसलिए ब्रिटेन में आधुनिकता आई। कितनी खूबसूरत बात। अब इसका तुलना कि वही अंग्रेज भारत में कृषि के क्षेत्र में क्या नीति अपना रहे हैं और क्यों अपना रहे हैं। भारत में वही अंग्रेज कृषि की कौन सी नीति अपना रहे हैं और क्यों अपना रहे हैं, यह काफी महत्वपूर्ण है, और इससे आपका दिमाग काफी खुलेगा। गौर से देखिए, तो यहां यंत्रों पर कोई ध्यान नहीं दिया, सिंचाई के साधनों पर कोई ध्यान नहीं दिया, कृषि को उन्नत करने के लिए कोई उन्नत साधनों का इस्तेमाल नहीं किया, और साथ ही साथ के जो कृषक थे उनको उचित मूल्य नहीं दिया। कृषि की जो भूमि थी उसमें उत्पादन हो रहा था, लेकिन इन सभी कमियों के साथ ये सारी चीज अनुपलब्ध थे। परिणाम क्या हुआ कि कृषक उत्पादन तो करते रहे लेकिन निर्धन हो गए। तो जब कृषक निर्धन हो जाएगा तो उस देश की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, चरमरा जाएगी। और जब उस देश की अर्थव्यवस्था चरमराएगी तो फिर क्या होगा कि समाज भी विभेदित हो जाएगा। भारत में जातिवाद और सांप्रदायिकता इसलिए भी है कि भारत में आर्थिक असमानता है। आप रिजर्वेशन क्यों मांगते हैं? आप रोजगार का अवसर आता है तो हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं? आप सत्ता पर कब्जा करना क्यों चाहते हैं? क्या हम एमपी एमएलए बने ज्यादा, क्योंकि हम ज्यादा लाभ कमाएं? इसका मतलब आपके पास असंतोष है, आपके पास धन की कमी है, इसीलिए उसकी पूर्ति के लिए आप इसको कर रहे हैं। तो अगर बेसिक स्तर पर ही सबको धनी बना दिया जाए तो कोई व्यक्ति चाहेगा कि हम नेता बने, हम ऑफिसर बने, उसकी तो सारी चीजों की पूर्ति वहीं हो जा रही है। तो ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्राथमिक रूप से सोचने वाला बिंदु है। हम लोग नहीं सोचे थे इसलिए इसके शिकार हो गए। अंग्रेजों ने सोचा था इसलिए अपने देश को उन्नत कर दिया, और उन्नत करना चाहते थे तब उन्होंने एक दूसरी नीति अपनाई कि हम लोग कृषि का भारत में भी व्यवसायीकरण करेंगे। लेकिन जो ब्रिटेन में हमने किया है, एक मिनट यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा कि जो ब्रिटेन में हमने व्यवसायीकरण किया है, किसका बोलिए मुन्ना भाई? कृषि का। तो ये इसका उद्देश्य जो था ब्रिटेन में व्यवसायीकरण का, इसका आधार पूंजीवादी व्यवस्था थी। यानी पूंजीवादी नीतियों के तहत हमने किया। लेकिन उसी के तुलना में भारत में जो कृषि का व्यवसायीकरण किया, तो इसमें कौन सी नीति थी, कौन सा पॉलिसी था? तो यहां आप देख लीजिए कि वो जो पॉलिसी था
वो उपनिवेशीकरण व्यवस्था था। उपनिवेशीकरण व्यवस्था था, पूंजीवादी व्यवस्था नहीं था। तो अब इसका मतलब ये दोनों को आपको समझना होगा। ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं भारत और ब्रिटेन में, दोनों जगह व्यवसायीकरण हो रहा है, लेकिन ये जब हम अपना रहे हैं तो वो व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था में परिणत कर रही है। पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब सबके पास पूंजी उपलब्ध हो जाना, पूरे देश के पास पूंजी उपलब्ध होना, पूरे देश के लोगों को लाभ होना। और जो उपनिवेशीकरण व्यवस्था था उसका उद्देश्य था कि उस उपनिवेश के सारे लाभ को मातृ देश में ट्रांसफर कर देना और उस उपनिवेश को पूरी तरीके से कंगाल कर देना। सिर्फ वो कच्चे माल की आपूर्ति और बाजार के रूप में जब किसी देश का प्रयोग किया जाए तो इसको उपनिवेशीकरण व्यवस्था बोलते हैं, हम लिख देते हैं। इस व्यवस्था में होता क्या है? तो इस व्यवस्था में दो चीजें होते हैं कि जो देश होता है वो कच्चे माल की आपूर्ति करता होता है, ठीक है, सुन रहे मुन्ना भाई। और दूसरा कि एक बाजार के रूप में उसका प्रयोग होता है। जब कच्चे माल का कोई देश आपूर्ति करता हो जाए और बाजार के रूप में प्रयुक्त हो वो, तो आप समझ जाइए कि वो उपनिवेशीकरण का शिकार है। तो जो उपनिवेशीकरण व्यवसायीकरण की नीतियां अपनाई गई थी अंग्रेजों के समय में, आधुनिक युग में जब सब जगह लोकतंत्र है, तो आपको देखना होगा इस मैथमेटिकल फॉर्मूला के हिसाब से कि कहीं किसी देश में ये नीति तो नहीं किसी के लिए अपनाई जा रही है। यदि अपनाई जा रही है गौरव जी, तो समझ जाइए कि आज के लोकतांत्रिक युग में भी उपनिवेशवाद है। कितनी खूबसूरत बात। अब इसका जीता जागता एग्जाम्पल सिक्किम, सॉरी भूटान, इसका जीता जागता एग्जाम्पल नेपाल। वहां इन सभी देशों में आधारभूत साधनों का घोर अभाव है। तो क्या हुआ कि जल के संसाधन भूटान में बहुत बड़े थे, लेकिन वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने के सामर्थ्य में नहीं था। तो भारत ने वहां बना दिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब भारत ने चूंकि बनाया वहां, इसलिए इसका उपयोगकर्ता कौन हो गया? भारत हो गया। तो उसका अधिकांश लाभ कौन कमा रहा है? भारत कमा रहा है। तो भूमि भूटान की, संसाधन भूटान का, लाभ किसके लिए? भारत के लिए। और जो बिजली उत्पादन कर रहा है तो बेच करके भी लाभ कमा रहा है भारत भूटान से। किलो बिजली लो और पैसा दो। तो अगर इस कंटेक्स्ट में हम देखें तो जितना अल्प विकसित देश हैं अभी वर्तमान समय में इस लोकतांत्रिक विश्व में मैं बता रहा हूं, वो अभी भी इस सिद्धांत के तहत औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के शिकार है। हालांकि वो उपनिवेश में ही है। और कोई भी देश अगर उन्नत बनना चाहेगा तो उसको इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से निकलना पड़ेगा। मतलब कि अपने देश के कच्चे माल को हम बाहर नहीं भेजेंगे और किसी देश के निर्मित मालों का उपयोग नहीं करेंगे। तो ये दो काम अगर नहीं करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि उसको उत्पादक बनना पड़ेगा, और उत्पादक नवीन साधनों और नवीन तकनीकों से बनना पड़ेगा, तभी वो देश उन्नत होगा। तो आज अगर यूएनओ ये क्लेम करती है कि हमारे स्थापना का उद्देश्य ये है कि हम विश्व को विकसित बनाएं, तो उन्हें सबसे पहले ये काम करना होगा कि जो व्यापारिक नीतियां हैं उस व्यापारिक नीतियों में परिवर्तन करना होगा। तो इन्होंने ये काम किया और उसका परिणाम क्या हुआ कि 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। और उसका लक्ष्य क्या है कि जो वैश्विक व्यापार होगा वो वैश्विक व्यापार समानता के आधार पर होगा, इन नीतियों के आधार पर नहीं होगा। उसमें बहुत हद तक सफलता मिली है, बहुत सारे लक्ष्य अभी भी पूरे होने बाकी है, तो एक अलग अध्ययन का विषय है।
हम उसे इंटरलिंक इसलिए कर रहे हैं कि आज के दौर में भी अगर परतंत्रता से, गुलामी से, उपनिवेशीकरण से किसी भी देश को बचना है तो अपने आधारभूत क्षेत्र में दृष्टि डालनी होगी कि कहीं हम औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के इस लोकतांत्रिक युग में शिकार तो नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा अगर वो देश सोचेगा तभी आज के आधुनिक युग में परतंत्र होने से बचेगा, वरना व्यवहारिक रूप से आजाद तो दिखेगा वो, लेकिन आजाद रहेगा नहीं। उसकी नीतियां जो है दूसरे देशों से प्रभावित होगी। क्लियर? अब ये तो हमने सिर्फ इंट्रो आपको बताया। क्या बताया? इंट्रोडक्शन। अब दूसरा टॉपिक हम समझ में आई नहीं है बात। असल चीज है छात्रों समझना। अगर बढ़िया से आप समझ गए और होमवर्क ला करके कल दिखा दिए तो आपकी पढ़ाई सही चल रही है। कुछ भी आपको आए, आधा पेज ही लेकिन लिख के दिखाइए। अब नहीं दिखाइएगा तो फिर आपका पढ़ना लिखना बेकार है, कोई उससे लाभ नहीं। हम अपने स्तर से आपको ऑब्जेक्टिवली भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उस पर भी होमवर्क दे रहे हैं, सब्जेक्टिवली भी पढ़ा रहे हैं, उस पर भी होमवर्क दे रहे हैं। तो दोनों होमवर्क जब चल रहा है, टेस्ट भी चलता है, तो फिर ना सफल होने का प्रश्न नहीं है। हम अपने व्यक्तिगत रूप से सफलता प्राप्त करके आपको दिखाएं कि हम अयोग्य नहीं है। हम भी बहुत सारे एग्जाम्स निकाल चुके हैं। देखिए अभी हाल फिलहाल में आपको दिखाया कि देखिए, तो उसी ढंग से आप भी मापदंड अपना रखिए पढ़ने का और उस हिसाब से चलिएगा तो आपको भी निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो अब ये भूमिका के बाद दूसरा जो टॉपिक हमें आपको समझाना है वो ये समझाना है कि कृषि के व्यवसायीकरण का कारण, या आप आधार भी बोल सकते हैं, कारण या आधार। समझ गए? या आप दूसरे शब्द में समझने के लिए कहिए कि भारत में कैसे हुआ व्यवसायीकरण। भारत में कैसे व्यवसायीकरण हुआ, ठीक है ना? अंग्रेज व्यवसायीकरण चाह रहे थे कृषि का। ये व्यवसायीकरण वो चाह रहे थे, वो किस नीति के तहत? पूंजीवादी नीति व्यवस्था के तहत नहीं चाह रहे थे। भारत में व्यवसायीकरण चाह रहे थे वो उपनिवेशीकरण व्यवस्था के तहत। यही टेक्निक है, यही टर्मिनोलॉजी है इस टॉपिक का। अंग्रेजों ने अपने यहां पूंजीवादी व्यवस्था के तहत कृषि का व्यवसायीकरण किया। भारत में अंग्रेजों ने व्यवसायीकरण किया कृषि का, लेकिन उपनिवेशीकरण व्यवस्था के तहत, जिसके तहत जो भी कृषि उत्पाद पैदा हुए उसका लाभ किसको मिल गया? ब्रिटेन को। पूंजीवादी व्यवस्था अगर होता तो उसका लाभ किसको मिलता? भारत को। जैसे ब्रिटेन में पूंजीवादी व्यवस्था के तहत कृषि का व्यवसायीकरण किया गया तो लाभ किसको मिला? ब्रिटेन को। भारत में व्यवसायीकरण किया गया औपनिवेशिक नीति के तहत तो लाभ किसको मिला? ब्रिटेन को। और हानि किसको हुई? भारत को। तो ये मैथमेटिकल सेंटेंस जो है अपने पास रखिए और इसी का प्रयोग कीजिएगा, इसी के आधार पर सारा चीज का एक्सप्लेनेशन कीजिएगा। तो अब हम बिंदुवार एक्सप्लेनेशन करेंगे कि आखिर क्या कारण थे कि भारत का कृषि का व्यवसायीकरण औपनिवेशीकरण के तहत हुआ, या ऐसे कह लीजिए कि क्या आधार था जिस आधार पर भारत का व्यवसायीकरण कृषि का औपनिवेशीकरण के तहत हुआ। या ऐसे कह सकते हैं कि कैसे हुआ भारत का व्यवसायीकरण औपनिवेशिक नीति के तहत। ये सारे बात निम्न बिंदु के आधार पर हल किए जाएंगे। क्लियर? तो उसमें सबसे पहला हम बिंदुवार करते हैं कि व्यवसायीकरण का प्रारंभिक प्रयास। व्यवसायीकरण का आरंभिक प्रयास।
ठीक है ना। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा एवं बाजार से कृषि का जुड़ना। मुद्रा एवं बाजार से कृषि का जुड़ना। उसके बाद तीसरा हम लोग पढ़ेंगे भू राजस्व व्यवस्था का योगदान। भू राजस्व व्यवस्था का योगदान। ठीक है। तीसरा चौथा लिखेंगे अग्रिम ऋण का लोभ। चौथा क्या होगा? अग्रिम ऋण का लोभ। उसके बाद होगा महानगरीय अर्थव्यवस्था से जुड़ाव। पांचवा क्या होगा? महानगरीय अर्थव्यवस्था से जुड़ाव। ठीक है। और उसके बाद हम लोग अंत में जो है वो इसके क्या परिणाम हुए वो हम लोग देखेंगे। देखिए गौर से कि कृषि का व्यवसायीकरण क्यों हुआ, कारण क्या थे, किस आधार पर हुआ और कैसे हुआ। ये सभी प्रश्नों का उत्तर इन 5 बिंदुओं में हम लोग देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये कि व्यवसायीकरण के आरंभिक प्रयास कैसे हुआ। ठीक है ना। व्यवसायीकरण का आरंभिक प्रयास कैसे हुआ, इसका जवाब ये है कि इतिहास के अंदर इतिहासकारों के बीच बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन सभी स्कूल के इतिहासकारों का कृषि के व्यवसायीकरण के भारतीय पक्ष के परिवेश में एक सामान्य विचार उभर करके सामने आया है कि अंग्रेजों से आगमन से पहले भारत में जो कृषि होता था वो उपभोग के लिए होता था, बिक्री के लिए नहीं होता था। अगर अल्प मात्रा में अंग्रेजों के आगमन के पहले भारतीय कृषक यदि कृषि उत्पाद को अल्प मात्रा में बेचते भी थे तो वो भू राजस्व चुकाने के लिए बेचते थे और किसी उद्देश्य से नहीं बेचते थे। लेकिन अंग्रेजों का जैसे ही भारत में आगमन हुआ, अंग्रेजों ने कृषि के उत्पादों को बेचने के लिए मजबूर कर दिया। अब आपको देखना होगा कि कैसे बेचने के लिए मजबूर कर दिया। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करने लगे। जैसे कुछ उत्पाद ऐसे थे जो उत्पाद के आधार पर औद्योगिक क्रांति हो रही थी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद जो था वो कपास था। तो कपास का पहले प्रयोग भारत के लोग अपने निजी कपड़ों को बनाने के लिए क्या करते थे, या कपड़े बना करके बेचने के लिए करते थे। तो जब कपड़ा बन जाता था तब उस कपास का मूल्य होता था, उसके पहले कपास का मूल्य नहीं होता था, यह होता था भी तो बहुत कम होता था। तो शुरुआत इन्होंने इससे की कि कपास को खरीदना शुरू किया। क्यों खरीदना शुरू किया? तो भाई ब्रिटेन में जो है वृहद पैमाने पे कपड़ा बन रहा था, तो उसके कच्चे माल के रूप में। तो इससे आरंभिक रूप से जो है वो कृषि में खरीद बिक्री शुरू हुई, पैसे का प्रवेश हुआ। इसी ढंग से आप देखिएगा कि चाय बागान
तो आप जानते हैं कि विश्व में चाय पीने और पिलाने के सबसे पहले प्रथा जो है भारत में शुरू हुआ। ये आसाम के घाटियों में ये जंगली पौधे के रूप में ये पाया जाता था। चाय कोई जानता भी नहीं था। एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इसका पता लगाया और देखिए अंग्रेजों का दिमाग कि उन पत्तियों को जो है वो आविष्कार किया कि इनसे एक पेय पदार्थ बन सकता है जिससे उत्तेजना आती है, रिफ्रेशमेंट मिलता है। तो शुरू में भारतीयों को फ्री में पिलाया अंग्रेजों ने चाय कि इसके आदी बन जाए, और फिर उसके उत्पादों को बेचना शुरू किया। बात समझ में आ रही है? फिर इसी ढंग से नील का पता चला, तो नील भी एक कृषि उत्पाद था, उसको प्रोत्साहन दिया। सबसे बड़ी चीज है अफीम। आपको पता होना चाहिए कि आपका बिहार जो था वो ब्रिटिश पीरियड में अफीम का बहुत बड़ा उत्पादक था। पटना में इसकी मंडी थी और पटना से अफीम खरीद करके अंग्रेज जो है चीन भेजता था। सबसे बड़ी मंडी थी अफीम की पटना में। और आज भी बिहार में अफीम का पैदावार नाजायज रूप से होता है। पेपर में पढ़ते होंगे आप कि डुमरिया बाराचट्टी के जंगलों में जो है कई बीघा में अफीम को पुलिस ने नष्ट किया। तो ये सब बहुत पहले से चला आ रहा है, ये कोई नया चीज नहीं है। तो ये सभी उत्पादों से कृषि के क्षेत्र में जो है पूंजीवादी व्यवस्था का प्रवेश अंग्रेजों ने कराया। ऐसी बात नहीं कि इसके पहले जो था इन सभी चीजों से पैसा लोगों को नहीं मिलता था, लेकिन उस मात्रा में नहीं जिस मात्रा में जो है अंग्रेजों के आगमन के बाद ये सब जो वाणिज्यिक फसलें थे वो वाणिज्यिक फसलों में परिणत कर दिया। पहले ये भी जो है वाणिज्यिक फसलों के रूप में इस्तेमाल नहीं होता था, एक दैनिक उपभोग की वस्तु के रूप में इस्तेमाल होता था। लेकिन अब क्या है कि वाणिज्यिक फसल बन गई। तो यहां से आरंभिक प्रयास अंग्रेजों ने किया, यानी किसानों को आदत डाला कि वो अपने कृषि उत्पाद को बेच करके पैसा कमाए। अभी तक किसान लोग कृषि उत्पाद को बेचकर पैसा कमाने की मानसिकता अपने पास नहीं रखते थे। अगर बेचते भी थे तो इस उद्देश्य से बेचते थे कि हमको टैक्स चुकाना है, यानी जितना टैक्स चुकाना उतना बेच दिया, टैक्स दिया, पैसा नहीं रहा। तो वो तो उनके जीवन का पूंजीकरण नहीं हुआ, उनके पास पूंजी रही नहीं। लेकिन अंग्रेजों ने इस आरंभिक प्रयास के द्वारा यहां कृषि के अंतर्गत पूंजीवादी व्यवस्था को प्रवेश कराया, यानी व्यवसायीकरण का आरंभ हुआ। कृषि उत्पाद भी बिक्री के योग्य है, यह भावना उभर करके सामने है। कृषि उत्पाद भी बिक सकते हैं, यह विचारधारा अंग्रेजों ने जन्म दिया, और यही कृषि के व्यवसायीकरण का आरंभिक बिंदु था। क्लियर? अब देखिए दूसरा है मुद्रा एवं बाजार से कृषि का जुड़ना। अभी तक क्या था भारत में कि कृषि उत्पाद को लोग बेचने के लिए बाजार नहीं जाते थे और बेच करके जो है मुद्रा लेकर के नहीं आते थे। अब अंग्रेजों के आगमन के बाद उपभोग की वस्तुओं की उसने वृद्धि की, संस्कृति में एक ऐसा परिवर्तन किया कि अब जो लोगों का भारतीय जीवन जो एक है समान रूप से कटा करता था, बहुत ज्यादा विलासता की वस्तुओं का उपभोग वो लोग नहीं करते थे। अंग्रेजों के देखने से, ये प्रचलन से जो है अब यहां के भी बहुत सारे लोग विलासता की वस्तुओं का उपयोग करने लगे। इसको ऐसे समझिए आप कि आपके पिताजी होंगे अपने जमाने में, ये दादाजी होंगे, तुमसे पूछिएगा कि तू कितना कपड़ा सिलावा हला साल भर, तो बोले कि अरे एक तो सिला लिया, पर्व त्योहार में वही चलता था। एक जूता बहुत शादी में मिला था, वो आज तक चल रहा है। साइकिल दहेज में मिला था, देखो तुम पोता हो, तुम चला रहे हो। तो वस्तुओं का उपयोग इस तरह से होता, बहुत अल्प मात्रा में। लेकिन आप ही अब उनके पोता हैं, क्या करते हैं आप? हर महीने एक एक पैंट शर्ट लेते हैं कि नहीं? पूरा अटैची भरा रहता है। जूता के 2-3 वैरायटीज रहते हैं, चप्पल अलग,
जूता अलग, दौड़ने वाला जूता अलग, ससुराल में जाने वाला जूता अलग, स्कूल वाला अलग, सब हो गया कि नहीं। प्लस और भी जो फैशन आ रहे हैं, अब तो फैशन का रूप बहुत दूसरा हो गया कि अब मोबाइल है तो मोबाइल अब नया डिजाइन का आ गया है, तो पुराना वालों को बेच के नया लो, नहीं तो मन ही नहीं लग रहा है। 2G आया 2G लिया, 3G आया 3G लिया, 4G आया 4G लिया, अब 5G आया तो आपका 4G आउटडेटेड हो गया। कभी बाल वैसे रखते थे, अब बाल हेयर स्टाइल चेंज किया, अभी कुछ दिन तो बनाया हुआ है, अब दूसरा है तो चलो दूसरा हेयर स्टाइल करें। विलासिता का अंत नहीं हो रहा है, बल्कि दिन ब दिन वृद्धि होती जा रही है आपके जीवन में। तो ऐसे परिस्थिति में आपको पूंजी भी ज्यादा चाहिए, धन भी अधिक चाहिए, तो पूंजी की प्राप्ति के लिए आप नाना प्रकार का उपाय कर रहे हैं। तो इस बात का आधार यह है कि जब लोगों का जीवन बाजार और मुद्रा से जुड़ जाता है तो व्यवसायीकरण जन्म लेता है। तो अभी तक कृषि उत्पाद जो था वो बाजार और मुद्रा से नहीं जुड़ा था, लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने जीवन स्तर में परिवर्तन करवाया भारतीयों को, तो वैसे ही क्या हो गया कि उनका कृषि उत्पाद जो है बाजार और मुद्रा से जुड़ गया। और ये जुड़ना क्या था, तो कृषि का व्यवसायीकरण हो रहा था, ये जो लोगों को उस समय समझ में नहीं आ रहा था। आप देखते थे कि पहले लोगों के बच्चा लोग के इसमें पैसा नहीं रहता था पॉकेट में, तो मलाई बर्फ वाला बेचने के लिए आया, तो कौन चीज तो पैसा ना है तो चावल वाले में हूं, तो हाँ, तो चावल उसके कोई मूल्य नहीं था, तो कितना, तो 1 लोटा ला करके दे दिया। 1 लोटा बेच करके अभी के समय में उस मतलब के 10 ठो मलाई बर्फ ले लेगा, लेकिन उसने दिया कितना उसको, 1 मलाई बर्फ। तो इस ढंग से जो है व्यवसायीकरण पनपा गांव देहातों में। तो अब क्या वो बच्चा सोच रहा है कि अरे ये तो एगो देखो कितना मिला है, 1 रुपया में। कैसे कैसे उस जानकारी हो कि 1 लोटा चावलवा जो दिली है, अगर बेचते हैं लिए हम तो 10 रुपये मिलते ही हमारा, तो 10 रुपये में 10 को मलाई बर्फ। अब देखिए उसके ये सोच है ना, यही बाजार और मुद्रा से जुड़ना हुआ। नहीं समझे मुन्ना भाई, आप भी किए होंगे ये, छोटा में होंगे तब कि 1 लोटा लेकर के 1 मलाई बर्फ लिए होंगे। तो ये जो है प्रारंभ था, शुरुआत हुआ। अब आपका विचार क्या बनता कि घूमते घूमते अरे वो बनिया जो है ना, वो 1 लोटा कहीं तो 10 रुपए देते हो, तो खुद क्लिक किया, अरे तब तो एकरे बेच के 10 रुपया रख ले रहा, और तो 10 बार खाए में हम लोग। तो ये जो सेंस आपका डेवलप हुआ ना, इसका मतलब आप मुद्रा और बाजार से जुड़ गए। एक माँ अपने बच्चे की सेवा कर रही है, उसकी सेवा मौद्रीकरण नहीं कहलाएगा, लेकिन वहां वही माँ हॉस्पिटल में जाकर के किसी पेशेंट की सेवा करने लगी और उससे उसको आया हुआ, तो यहां पर उसकी सेवा मौद्रीकृत हो गई। तो कृषि उत्पाद घर में था, अंग्रेजों के आने के पहले वो मौद्रीकृत नहीं हुई, लेकिन वो कृषि उत्पाद जब मुद्रा और बाजार से जुड़ गया तो वही उससे कृषि का क्या हो गया, कमर्शलाइजेशन हो गया। नहीं, तो ये चीज हर चीज में होता है। पहले जो था वो जो शिक्षा के केंद्र होते थे, वो गुरु जो होते थे, आचार्य जो होते थे, उनके मठ होते थे, तो वहां फीस वगैरह नहीं था, वो सेवा था। तो गार्जियन जो है वो गुरु के यहां जाकर दे दिया, गुरु पढ़ा रहा है, और अब उसको लोग दान दिया करता था खिलाने पिलाने के लिए, तो खिला पिला भी रहा है, वो सर्विस कर रहा है, कोई ट्यूशन फीस नहीं थी। तो वही लास्ट में जब बच्चा पढ़ाई कंप्लीट कर लेता था तो गुरु दक्षिणा का एक शब्द आप लोग सुने होंगे। लेकिन अब क्या है कि अब कहीं भी आप ट्यूशन पढ़ने जाइए तो आपको फीस देना होगा उसका, किसी स्कूल कॉलेज में जाइए तो उसका फीस देना होगा। तो ये क्या हो गया, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया। पहले शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं था, अब जीवन का व्यवसायीकरण हो रहा है, उतना तो छोड़ दीजिए। अगर बाप को बेटा से लाभ नहीं है तो बाप बेटा का रिलेशन खत्म। अब लाभ पर पारिवारिक संबंध भी निर्धारित हो रहे हैं।
यहां तक हम लोग पहुंच गए। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो इसी से कि मुद्रा और बाजार से जैसे ही जुड़ा हुआ वैसे ही कृषि का व्यवसायीकरण। आगे जो परिस्थिति क्या थी कि भूराजस्व व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान था कृषि के व्यवसायीकरण में। अगर ये सारे चीज को देखें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये कि अंग्रेज भारत में जब आए तो भूराजस्व पहले भी वसूल किया जाता था भारतीय राजाओं के द्वारा, लेकिन उस भूराजस्व वसूल करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य था। और उद्देश्य क्या था कि हम तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और हम उत्पादक वर्ग नहीं हैं, तो तुम्हारे सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमें बहुत सारे खर्च होते हैं। सेना रखनी पड़ती है, अग्नेयास्त्र बनाने पड़ते हैं, उस सेना को खिलाना पड़ता है, अपना रुतबा बढ़ाने के लिए भव्य महल का निर्माण करना पड़ता है। इन सभी चीजों के लिए पैसे की जरूरत है और ये सब चीज कर किसके लिए रहे? तो तुम्हारे लिए, क्योंकि हम नहीं रहेंगे तो कोई भी विदेशी आदमी आकर के तुम्हारा जो ये धन दौलत है वो लूट कर लेकर चला जाएगा, तुम्हारे क्षेत्र में व्यवस्था नहीं रहेगी, इसलिए हमको टैक्स दो। इसकी शुरुआत भाग और भोग के रूप में हुई। पढ़ चुके हैं आप वैदिक पीरियड में कि भाग से पहले भोग आया था। भोग क्या था? जो कबीला का राजा था वो कोई उत्पादक काम नहीं करता था तो उसके खर्च के लिए लोग सब्जी चावल दाल दे दिया करते थे। फिर जब बहुत बड़ा आकार हुआ, सेना अपना रखने लगा, तो क्या हुआ? भोग के साथ साथ भाग भी दिया जाने लगा, यानी कृषि उत्पाद। लेकिन ब्रिटिशर्स जो आए तो उन्होंने भूराजस्व को जो लिया वो सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसने भूराजस्व इसलिए लिया कि हम इस भूराजस्व को लेकर करके हम इससे व्यापार करेंगे और अधिक धन कमाएंगे। हम इस भूराजस्व को लेकर के जिसने भूराजस्व दिया है उसके खिलाफ नीतियों का निर्माण करेंगे। यानी भूराजस्व का पूंजीकरण कर लिया उसने। प्राप्त भूराजस्व से और अधिक पूंजी प्राप्त करने की और अधिक धन कमाने की उसने इस भूराजस्व को आधार बना लिया। यह डिफरेंस था अंग्रेजों में और पूर्व के शासकों में। बात समझ में आई? अब इसके लिए अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भूगृति पद्धति अपनाई, जो परसों के क्लास में पढ़ा चुके हैं। पहला क्या था? बंदोबस्त। क्या बंदोबस्त? अस्थाई बंदोबस्त। उसको और किन नामों से जाना जाता है? जमींदारी व्यवस्था, और एक नाम बताए थे इस्पतरारी व्यवस्था। ये एक प्रकार का लैंड टेनर सिस्टम था। दूसरा कौन था? महलवाड़ी व्यवस्था। तीसरा कौन था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो ये व्यवस्थाएं 3 अलग अलग उन्होंने अपनाई, लेकिन सभी में भूराजस्व की दर ऊंची थी। मिला जुला के 80% हर भूगृति पद्धति में लैंड टेनर सिस्टम में कृषकों को टैक्स देना पड़ता था, जबकि पूर्व के शासकों के समय में 50% से अधिक कभी नहीं हुआ, और भी कुछ ही शासकों का हुआ। बाकी अधिकांश शासक या तो 1/3 लेते थे या 1/4 लेते थे। बहुत हुआ तो 40% लिया। कुछ ही एग्जाम्पल जैसे तुगलक का, अलाउद्दीन खिलजी का मिलता है कि 50% तक लिया, बाकी की तो किसने नहीं लिया। लेकिन यहां भूराजस्व जो थे 80%। मतलब क्या है भाई? सब आप ही को दे देते, मेरे पास बचेगा क्या? तो ये जैसे ही लागू किया तीनों भूराजस्व नीतियां, तो अब किसानों के लिए सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये रह गया कि इस बढ़े हुए लगान को, इस बढ़े हुए भूराजस्व को और इसको चुकता करने के लिए जो सूद पर महाजनों से पैसा लेते थे उसके सूद की भरपाई के लिए अब यही एक उपाय किसानों के पास रह गया कि वो अपने कृषि उत्पाद करके बाजार में बेच करके इन तीनों का कर्ज चुका दे। यानी सरकार को भूराजस्व दे दे, जमींदारों को लगान दे दे और सूदखोरों को सूद दे दे। अब बिना उनको अपने बाजार में सामान बेचे हुए वो जीवित ही नहीं रह सकते थे। खाने से अधिक महत्वपूर्ण उनके लिए हो गया भूराजस्व, लगान और सूद का देना।
तो ये तीनों चीजें जो उत्पन्न हुई किस वजह से, कि अंग्रेजों ने जो 3 भू राजस्व नीतियां अपनाई उसके परिणाम थे, और किसी के परिणाम नहीं थे। तो इस कारण से इसने सबसे पाइवटल रोल अदा किया भू राजस्व व्यवस्था ने, किसके लिए, कृषि के व्यवसायीकरण के लिए। आगे आते हैं अग्रिम ऋण का लोभ। इसने भी कृषि के व्यवसायीकरण को जोड़ दिया। बहुत सारे व्यवसायिक फसलें थी, जैसे अफीम, जैसे गन्ना, जैसे नील, जैसे कपास। तो ये सब चीजों का अंग्रेज भारत से बाहर जो है एक्सपोर्ट करते थे, निर्यात करते थे और अच्छा धन कमाते थे। तो किसानों को ये लोग, अंग्रेज लोग गुमाश्ता के माध्यम से, इसको दादनी प्रथा बोलते हैं। कौन प्रथा? दादनी प्रथा। खुद नहीं, किसान गुमाश्ता के माध्यम से, गुमाश्ता भारतीय ही होता था, उसको गांव देहात में भेज दिए, वो कुटना के तरह टोहिया लगाता था कि किसको पैसा की जरूरत है, गया बोलता था लेम ही का पैसा। अब उसको पैसा की जरूरत है, आप बोलेगा लेम ही, तो क्या बोलेगा वो? हाँ बाबू दादा, बिना कुछ दिए हुए आपको बोलेंगे हम मुन्ना भाई की ला मुन्ना भाई पैसा है, तो आप छोड़ दीजिएगा, पहले पकड़ लीजिए उसको, काहे लती है जी? बात समझ में आ रही है? तो आप उसको लालच दे दिया, बेचारे के पास किसान में से पैसा है नहीं, गुमास्ता ने आके कह दिया कि लो पैसा, हाँ दे दीजिए, तब बोले कि ऐसी थोड़ी देंगे, तुमको अपने खेत में अमुक फसल का उत्पादन करना होगा। यही बात है बाबू, अरे हम तो करबे करते हैं, आपका कर देंगे। ऐसा वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि अभी टनाटन मिल रहा है उसको, और अभी उसको एकदम स्कार्सिटी है पैसा की, लेकिन वो नहीं जान रहा है कि अपने अल्प पतन के दस्तावेज पर हम दस्तखत कर रहे हैं, अपने विपन्नता के दस्तावेज पर हम दस्तखत कर रहे हैं, अपने निर्धनता के दस्तावेज पर हम दस्तखत कर रहे हैं, और ठप्पा लगा दिया। अब क्या लिखा हुआ पता नहीं उसको, और उसमें लिखा हुआ क्या है कि ये जो अग्रिम दिया जा रहा है इस शर्त पर दिया जा रहा है कि आप नील की खेती करेंगे, और दूसरा शर्त यह है कि ये जो उत्पादन होगा ये सब के सब हम ले लेंगे। अब पैसवा दिया 10 रुपया आपको, और नील का जो उत्पादन आप कीजिएगा वो 100 रुपया कीजिएगा, और 100 का 100 रुपया का माल जो है वो अंग्रेज अपने गुमास्ता के माध्यम से अपने पास मंगवा लेगा। नहीं दीजिएगा तो चूंकि न्यायिक व्यवस्था है, उसमें आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके खिलाफ आप पर मुकदमा चल जाएगा, और पुलिस आ जाएगी कि तुम इसके खिलाफ काम किए हो। तो इस ढंग से जो किसान के पास पैसे की कमी थी, और उस कमी का नाजायज फायदा उठा करके जो अग्रिम ऋण दिया गया, उस अग्रिम ऋण का परिणाम भी यह था कि साहब भारत के कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। अब एक बार आप फंस गए तो आपका फसल बाजार में बिक रहा है, और ये किस रूप में बिक रहा है? आपने देखा कि विपन्नता के रूप में बिक रहा है। जो उत्पादन कर रहा है वो ग्रेजुअली क्या होता जा रहा है? विपन्न होता चला जा रहा है। लास्ट में है महानगरीय अर्थव्यवस्था से जुड़ाव, कि अंग्रेजों के समय से पहले भारतीय कृषि का जुड़ाव अंतर्राष्ट्रीय महानगर से नहीं हुए थे। सामान जरूर जाते थे यहां से, लेकिन वो सामान भारतीय परिवेश में मूल्य पर निर्धारित होता था। इतना लागत लगा है, इतना में बेचेंगे, व्यापारी खरीदा, अब उससे अधिक दाम पर जाके यूरोप में बेच दिया, ये होता था। यानी व्यापार का जो सामान्य नियम था, वो सामान्य नियम के तहत अंग्रेजों के आगमन से पहले व्यापार होता था। और महानगरीय व्यापारिक गतिविधि क्या है कि उसमें लागत लाभ के नियम लागू नहीं होते, उसमें सिर्फ और सिर्फ पूर्ति और उपभोग का नियम लागू होता है। मतलब अगर सामान की पूर्ति कम होगी तो वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा, और सामान की पूर्ति अधिक होगी तो वस्तु का मूल्य घट जाएगा। अब आधुनिक काल में अर्थव्यवस्था में यह नियम आ गया है
तो इसके तहत महानगरीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। तो अंग्रेजों के समय में भारतीय कृषि महानगरीय अर्थव्यवस्था से या अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से कैसे जुड़ी? तो भारत में कपास का निर्यात पहले भी होता था, लेकिन पहले 3 पैसा में 1 गांठ कपास मिल जाता था। लेकिन 1860 में से 65 के बीच में अमेरिका में गृह युद्ध होता है। अब अमेरिका में जब गृह युद्ध होता है तो अमेरिका में भी कपास का उत्पादन होता था, तो वहां उत्पादन बंद हो गया। तो वहां के कारखाने के लिए भी कपास चाहिए। अब ब्रिटेन में कपास वहां से भी आता था, तो ब्रिटेन के कारखाने के लिए भी कपास चाहिए। अब दोनों जगह पर कपास की आपूर्ति क्या हो गई? कम हो गई। तो फिर उसका कपास का मूल्य क्या हो गया? वहां बढ़ गया। तो जो 3 पैसे में कपास मिलता था उस समय, वो बढ़ करके 11 पैसा हो गया भारतीय कपास का मूल्य। तो स्वाभाविक सी बात है कि किसान जो होंगे बोलेंगे अरे बाप, इसका इतना मिल रहा है। तो जो किसान नहीं भी कर रहा था वो भी अपने खेत में क्या करेगा? कपास उगाना शुरू करेगा। तो इस प्रकार से महानगरीय अर्थव्यवस्था से जो जुड़ाव हुआ, उस जुड़ाव के परिणाम स्वरूप भी कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। तो ये 5 बेस थे, 5 आधार थे जिनके आधार पर कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। क्लियर? तो कृषि का वाणिज्यीकरण क्या था वो मैंने समझाया। दूसरा, कृषि का वाणिज्यीकरण कैसे हुआ वो मैंने समझाया। अब तीसरा और अंतिम बिंदु है कि कृषि के व्यवसायीकरण का परिणाम। कृषि के व्यवसायीकरण के परिणाम क्या होते हैं, है ना? तो देखिए साहब, कृषि के व्यवसायीकरण का जो परिणाम था वो सम्मिलित रूप से अगर देखा जाए जो भारतीय कृषक थे उनकी स्थिति दयनीय हो गई। ठीक है, सम्मिलित रूप से। लेकिन अगर क्षेत्रगत आधार पर देखा जाए, यानी अलग अलग क्षेत्रों में, तो उसमें सबसे पहले हम लोग उठाते हैं नील का। ठीक है, सम्मिलित रूप से जो भी कृषक है सभी की हालत दयनीय हो गई। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो है वो ज्यादा दयनीयता हुई। जैसे उसमें एक नील का जो खेती लोग करते थे, तो नील एक ऐसा कृषि उत्पाद था कि जो 1 वर्षीय था, और दूसरा इसका अवगुण कह लीजिए कि जिस खेत में ये उपजाया जाता था वो खेत बंजर हो जाती थी, उसको फिर कुछ साल छोड़ना पड़ता था, तब वो उर्वर होती थी। दूसरा पक्ष इसका यह है कि नील के खरीदार सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज थे, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति कपड़े के क्षेत्र में शुरू हुई और कपड़े में ही नील का उपयोग होता था। तो अंग्रेजों के लिए एकदम बहुत महत्वपूर्ण वस्तु थी उस समय के लिए, क्योंकि नील का उत्पादन अंग्रेज नहीं करते, प्रयोग नहीं करते, तो उनका कपड़ा वैश्विक स्तर पर नहीं टिक पाता। उनके कपड़े में आकर्षण नील के कारण ही पैदा होते थे। अब ऐसी परिस्थिति में बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में अंग्रेजों ने नील की खेती करवानी शुरू की और उससे किसानों की स्थिति काफी दयनीय होती चली गई। इस कृषि के वजह से अकाल पड़ना शुरू हुआ, क्योंकि किसानों ने अग्रिम लेकर के खेती तो किया नील का, लेकिन वो खेती पर फिर चावल पैदा नहीं हो सका। तो धीरे धीरे खाद्यान्न पदार्थों का अभाव हुआ, और बंगाल में खास तौर से या अवध के क्षेत्रों में जो खास तौर से जो अकाल पड़े हैं, उन अकालों के पीछे यही मूलभूत कारण था। उसके बाद
इसी तरीके से आप देख लीजिए तो कपास का, तो कपास में भी दादनी प्रथा लागू किया गया। इसी प्रकार से आप देख लीजिए तो अफीम का, तो अफीम में भी जो है अंग्रेजों ने यहाँ के किसानों को जो है वो धोखा दिया और उससे अधिक धन कमाया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विशेष क्षेत्र जो है वो विशेष क्षेत्र के जो कृषि उत्पाद थे वो अंग्रेजों ने खाद्यान्न वस्तु होने के बावजूद भी उसका व्यवसायीकरण किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बंगाल एवं बर्मा, बंगाल का जूट, ठीक है, बर्मा का चावल और पंजाब का गेहूं, ये सब क्षेत्र, ये सब खाद्यान्न की वस्तु जूट को छोड़ करके है। लेकिन ये यहाँ के किसानों का जो उत्पादन हुआ उन सभी उत्पादनों को बाजार में बेचने के लिए करवाया अंग्रेजों ने, खरीद लिए। यहाँ भी दादनी प्रथा के तहत जो पैसा दिया और जो उत्पाद आया उसको खरीद लिया। तो इस तरीके से ये देखा जाता है कि इस कृषि के व्यवसायीकरण का परिणाम ये निकला कि जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिणत हो गई। और इस औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिणत होने का परिणाम यह था कि कृषि से जुड़े हुए जो भी लोग थे वे सभी के सभी, उनका जीवन स्तर विपन्न हो गया, उनके पास धनाभाव हो गया, खाना अभाव हो गया। हाँ, ये भी एक सत्य है कि जो मध्यवर्ती किसान थे, बीच वाला, जिन्होंने साठ-गांठ कर ली किससे, अंग्रेजों से, वो लाभ में रहे। यानी मध्यवर्ती किसान कौन, तो वही गुमास्ता लोग थे, तो वो लाभ की स्थिति में रहे। तो कृषिगत क्षेत्रों में भी अंग्रेजों ने अपना एक समर्थक वर्ग पैदा कर लिया था। तो ये था छात्रों कृषि का व्यवसायीकरण। हम समझते हैं कि आपको ये बहुत अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। कल के क्लास में फिर आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास से संबंधित एक नया विषय लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल जो है वो उच्च हो। थैंक यू।